हेलो गाइस, मेरा नाम है पीयूष शर्मा, एक्टर, मॉडल, यूट्यूबर और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कहानियों पर। और आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो एक बहुत अच्छी अदाकारा भी हैं, मॉडल भी हैं, जिन्होंने स्टार प्लस, स्टार भारत और सारे पता नहीं कितने सारे लग्जरी ब्रांड्स के लिए शूट भी किया है, जिसमें ताज है, औरा है, गोदरेज है और पता नहीं क्या क्या है। तो आइए आज की गेस्ट से हम बात करते हैं, जिनका नाम है शिंकी राणा। शिंकी, कैसी हैं आप? बढ़िया। कैसा लग रहा है हमारे चैनल पे आकर? मज़ा आ रहा है। तो शिंकी, आज हम जानेंगे आपके बारे में कि आपने इतना सारा काम किया हुआ है, और जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ आपने अब आपका एक्टिंग में कोई अब इंटरेस्ट नहीं है, आपने एक्टिंग छोड़ के सीधे मॉडलिंग की तरफ चली गई हैं। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा पहले आप ऑडियंस को हमारे अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। मेरा नाम शिंकी राणा है, जैसे इन्होंने बताया, और मैं हिमाचल से हूँ, कांगड़ा से। और स्कूल मेरा दिल्ली से हुआ है, और वहाँ से लेकर मुंबई तक का सफ़र अब हम बात करेंगे। बिल्कुल। सो काफ़ी काम किया है इंडस्ट्री में, 8 साल हो चुके हैं मुझे यहाँ पे। काफ़ी लोगों को जानती हूँ, काफ़ी काम किया है और अभी भी कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ तक आप जानते हैं कि आपको पता है, यहाँ तो एक काम खत्म होता है और दूसरे के लिए फिर लग जाना है, तो चल रहा है तो सिलसिला। शिंकी, हम आज शुरुआत से शुरू करते हैं। तो आपका मुंबई आना कैसे हुआ? कैसे आपने सोचा कि आप मुंबई जाएंगी और एक अभिनेत्री, एक्ट्रेस बनेंगी? मैंने नहीं सोचा था, मैंने नहीं सोचा था। मुझे आज भी याद है, जब मैं हिमाचल में अपने खेतों के बीच में बैठी हुई थी, और मैं बहुत छोटी सी थी, और मैं अपनी सहेली के साथ बैठी हूँ, और मैंने उसको जस्ट रैंडमली बोला कि मुझे मुंबई जाना है। जस्ट एक रैंडमली, ये सीन मुझे आज तक याद भी है। और उस टाइम मुझे नहीं पता था कि मैं कोई एक्टर या मॉडल बनूंगी। और वो एक छोटा सा, किसी छोटी बच्ची का बोला हुआ बात ऐसे सच हो जाएगी, ये मुझे पता नहीं था। और फिर दिल्ली में बहुत स्टडी की, स्कूलिंग मेरी वहाँ से हुई है। और फिर मैंने जॉब किया 4-5 साल। फिर उसके बाद दिमाग में आया कि ये जॉब मेरे बस की नहीं है, मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकती, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। और पर फैमिली, उनके लिए कुछ ना कुछ करना ही था, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास होने के नाते आप फैमिली को नहीं बोल सकते कि भाई हमें कुछ करना है और हम जा रहे हैं और आप पैसे भिजवाते रहना, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो जो करना है आपको खुद ही करना है। तो जॉब करने के बाद, कुछ सेविंग करने के बाद, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे डांस करना है, मुझे शो करने हैं, मुझे थिएटर करना है। ये सब मेरे अंदर कीड़ा था स्कूल टाइम से, क्योंकि स्कूल में मैं पढ़ाई में नहीं थी, इन सब एक्टिविटीज़ में थी हमेशा से। तो वहाँ से एक कीड़ा जागा। फिर धीरे धीरे दिल्ली में काम किया, फिर किसी के कहने पे मुंबई आए, एंड देन उसके बाद ये जर्नी शुरू हुई है। वो कहते हैं ना कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं, तो मुझे लगता है शायद हाँ, फैमिली को पता चल गया होगा कि लड़की पढ़ाई लिखाई की तो नहीं, वो हमारा नाम रोशन करने के लिए बनी है। तो तो हो जब सकता आपने है। पहली बार अपनी फैमिली को बोला कि आपको जाना है मुंबई, तो उनका रिएक्शन क्या था? मेरे मॉम डैड बहुत सीधे हैं, तो उनको, उनका ये नहीं था कि तुम्हें यही करना है या यही करना है या पढ़ना ही, मतलब पढ़ाई के पीछे तो ऑफ कोर्स पिटते ही थे कि पढ़ना है। उनके लिए तो मेंटालिटी यही है कि भाई पढ़ेंगे तो कुछ बन पाएंगे। पर उनके बच्चे नालायक थे, मतलब मैं नालायक थी। मैं पढ़ना नहीं चाहती थी। पर मैंने बोला मम्मी को कि मम्मी मुझे ये सब करना है। और दिल्ली से मैंने शुरू कर दिया था, तो थोड़े थोड़े पैसे, इवेंट भी किए ताकि इवेंट से पैसे आते रहें और यहाँ पे पैसे लगते रहें, थोड़ा थोड़ा सीखते रहें। तो फिर वो, एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनते हो ना, तो वो आपको करने देते हैं जो आपको करना है। तो वो सिंपल सा रूल था कि माँ बाप को तंग मत करो और जो करना है वो कर लो। तो हाँ, उन्होंने करने दिया। फिर इसका ये है सिंपल। ये बात बिल्कुल सही है कि जब माँ बाप को ऐसा लगता है कि नहीं खुद कर लेगा, जब उन एक्चुअली खुद कर लेगा से ज़्यादा मतलब होता है कि जब उनको भरोसा होता है कि हाँ, हाँ, ये मेरा बच्चा कुछ कर सकता है, बाहर समाज में जा सकता है और जो भी स्ट्रगल हैं या चीज़ें उनको फेस कर सकता है, कमज़ोर राइट। नहीं है, मजबूत है। हाँ। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ आप बहुत मजबूत हैं, और जिसको 8 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, तो इसका मतलब वो इंसान बहुत मजबूत है। तो आपका पहला ब्रेक क्या था? पहला ब्रेक मेरा, मुझे याद है, मैं आई थी और ये मड में ही कहीं कास्टिंग होती है। एक लेडी है जो करती है, मुझे उनका नाम याद नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक था, मुझे विश्व मोहिनी का कैरेक्टर मिला था। हम्म। तो विश्व मोहिनी तो पता ही हो आपको, मतलब सुंदर लड़की चाहिए थी उनको, और मंत्रा मुकुंद जी मेरे अपोजिट में थे। ओह नाइस। हाँ, तो उनसे मिलकर भी बहुत मज़ा आया। मतलब पहली बार मैंने एक बिंदास एक्टर देखा था अपने आंखों के सामने। मैं बहुत नर्वस थी, मेरा पहला था। पर हाँ, उनके साथ रहकर हो गया, कर लिया वो शूट। पर मज़ा आया था। पहला पहला टेक था, पहली
मतलब वो मेरा शुरुआत थी। मैं बहुत खुश थी, घर वाले भी बहुत खुश थे, और जब वो आया था टीवी पे तो हाँ अच्छा लगा था। तो ऐसा कहते हैं कि एक काम करने के बाद आपको अगला काम मिल जाता है, फिर उसके बाद अगला काम मिल जाता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ या फिर दोबारा से स्ट्रगल करना पड़ा? मैं तो यही जवाब दूंगी कि ऐसा कुछ नहीं होता है। आप यहाँ आए हैं और आपको कमाना भी है, और आपको साथ में एक्टिंग भी करनी है। और एक्टिंग मेरे लिए बिल्कुल भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने सपना सोचा मुझे एक्टर बनना और आ गई। एक्टिंग आपको मतलब घिसा देती है, मतलब उसमें आपको डांस आना चाहिए, दुनिया जहाँ की सारी एक्टिविटी पता होनी चाहिए, आपको फाइटिंग पता नहीं, आपको फिट भी रहना है, आपको अपनी स्किन का भी ध्यान रखना है, आपको अपने वर्डिंग्स का ध्यान रखना है, आपको हर एक चीज़ का मतलब ध्यान रखना है। और ये 4-5 साल मैंने यही किया। अच्छा अब ये सीखना है, अच्छा अब ये सीखना है, अच्छा अब ये भी सीखना है क्योंकि ये भी एक्टिंग के लिए ज़रूरी है। तो वो संघर्ष लगा रहा, और साथ में आपको ऑडिशन भी देना है। तो आपने कुछ कोई क्लासेस ली, थिएटर किया, कुछ किया, कैसे आप आगे बढ़े लाइक? नहीं, मैंने एक्टिंग में एक पैसा नहीं लगाया क्योंकि था ही नहीं तो मैंने लगाया नहीं। पर हाँ, बहुत सारे ऐसे ग्रुप हुआ करते थे, जैसे दिल्ली में मैं एक ग्रुप में थी, तो उन्होंने मुझे सिखाया, वहाँ पे मैंने सीखा एक्टिंग को। एंड देन मैं दिल्ली में आई तो मैं थिएटर से हमेशा से जुड़ी हुई रही। थिएटर हमेशा मेरे आसपास रहा। अभी भी मैं एक्टिंग नहीं करती हूँ, पर मुझे मौका मिलता है किसी ग्रुप में ऐड होने का, और मेरे को लगता है कि मेरे पास टाइम है और यहाँ मैं कर सकती हूँ, तो मैं वो करती ही रहती हूँ। मैंने एक्टिंग छोड़ी नहीं है, बस टीवी या इंडस्ट्री में मैं नहीं कर रही हूँ, पर हाँ साइड बाय साइड मैं अपने शौक के लिए वो करती रहती हूँ। तो आप थिएटर को ज़्यादा मायने देती हैं या एक्टिंग या टीवी को या वेब को या मूवी को? मेरा ऐसा कुछ कहना नहीं है कि हाँ एक्टर थिएटर एक्टर अलग हैं और टीवी एक्टर्स अलग हैं। ये दोनों एक ही हैं। सीखने का अपना अपना तरीका होता है सबका, और सिखाने वाले का, और दोनों ही मेरे लिए एक ही जर्नी है। बस आपको माइंड में कैच करना आना चाहिए कि अब आप क्या सीख रहे हैं, और ये यहाँ से जो सीख रहे हैं वो यहाँ कैसे डालना है, और यहाँ से जो सीख रहे हैं उसको यहाँ कैसे डालना है। तो यही मैंने हमेशा सीखने पे बहुत फोकस किया है, क्योंकि मुझे लगता था मुझे अभी भी नहीं आ रहा है, मुझे अभी भी नहीं आ रहा है, अभी भी कुछ कम है, कुछ तो कम है। क्योंकि मैंने सीरियल करने के बाद भी मैं जब टीवी में अपने आप को देखती थी तो यार ये मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, ये तो मैं नहीं चाहती हूँ। तो वो हमेशा से रहा मेरे अंदर। वो कहते हैं ना कि जब हम एक काम कर लेते हैं, जब हम उसको देखते हैं तो हमें लगता है यार मैं ये और अच्छा कर सकता था। हाँ, है ना? या मुझे और अपने ऊपर पॉलिश करना है, मुझे और अच्छा करना है, यहाँ अभी भी कम है, कम है। क्योंकि आप इतने सालों से होते हो ना, तो आपको पता है कि एक्टिंग क्या है। आपको ऐसा नहीं है आपको नहीं पता कि आप नहीं जानते, आप जानते हो एक्टिंग क्या है। और वो आपको अपने आप को देखने के बाद भी ऐसा लगे ना कि कहीं कमी है, तो मतलब सच में वो कमी है। अच्छा, तो जैसे एक्टिंग एक बिल्कुल डिफरेंट पाथ है, मॉडलिंग एक बिल्कुल डिफरेंट हाँ, पाथ है। बिल्कुल। तो ये स्विच का मन में कैसे आया आपके? स्विच ऐसा हुआ कि मैं एक मूवी कर रही थी, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी। तो तो उस मूवी में कुछ ऐसा हुआ कि हम देहरादून शूट कर रहे थे, और वहाँ पे जो पॉलिटिक्स थी, क्योंकि मैं बहुत बोलने वाली उस टाइम लड़की थी, चुलबुली सी। अभी मैं बिल्कुल वैसी नहीं हूँ, मैं खुद अपने आप को मिस करती हूँ कि मैं वैसी क्यों नहीं रही। पर हाँ, वहाँ पे जो कुछ चीज़ें हुई, लड़कियाँ ही लड़कियों का साथ नहीं देती हैं, ये इंडस्ट्री में बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो वहाँ मुझे दिखी, और बहुत सारी चीज़ें, फिर वो मूवी नहीं बनी। ओके। पूरा 1 साल देने के बाद। एंड मैंने कहा यार मैं यहाँ क्यों आई हूँ? लॉकडाउन में मैंने अपने आप से ये क्वेश्चन किया कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? तो मेरे ही अंदर से मुझे बोला गया कि आपको सीरियल में आना था, क्योंकि आप सीरियल ही देखते थे बचपन में, और बचपन में वो छोटा-सा, अरे यार ये छोटू-सा कैरेक्टर ही मिल जाए ना, वो ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है? तो मैं सोच रही थी कि यार वो छोटू से तो बहुत ज़्यादा कर लिया, मतलब मेरे लिए। तो अब ऐसा करते हैं कि पैसे पे ध्यान देते हैं। तो मुझे फिर लगा कि मॉडलिंग एक ऐसी चीज़ है जो मैं कर सकती हूँ, तो फिर मैंने मॉडलिंग पे टेस्ट किया, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं कॉन्फिडेंस था कि मॉडलिंग के थ्रू मैं पैसा कमा सकती हूँ। तो फिर मैंने लॉकडाउन के बाद से, जो लॉकडाउन में गरीबी देखी, उसके बाद से मैं मॉडलिंग में ट्विस्ट हो गई। और मेरे ख्याल से ऊपर वाले ने भी आपको बहुत ब्लेस किया है और आपने मॉडलिंग में इतना सारा काम किया है। बहुत काम किया तो मैंने। ताज हो कि गोदरेज हो, कुछ भी हो, लाइक, है ना? मैंने मॉडलिंग में बहुत काम किया, और मुझे मॉडलिंग से पता चला कि मेरी वर्थ क्या है। मुझे लगता था कि मैं हाँ यही पर डे का ये चुन्नू मुन्नू सा कमा के ही, पर नहीं, मॉडलिंग में मुझे एक टाइम के बाद मेरा पैकेज जो बढ़ते गए,
जो वैल्यू मेरी बढ़ती गई, क्योंकि जब सामने से काम आता है ना और वो बोलता है कि आपका पर डे इतना है, तो आपको लगता है ओह मैं इतना भी कमा सकती हूँ, ओह मुझे इतने का भी काम मिल सकता है, मेरी वर्थ इतनी बड़ी भी है। तो उसके बाद मुझे वो मिलती गई और आज मैं सिर्फ उसी के लिए काम कर रही हूँ, मॉडलिंग में। मेरे चैनल पे आप दूसरी लड़की हैं जो आई हैं, मैं उनसे आपसे भी ये सवाल पूछना चाहूँगा कि इंडस्ट्री ने आपको कैसा ट्रीट किया है अब तक? इंडस्ट्री ने मुझे अच्छा ट्रीट किया है। मैं बुरा नहीं बोलूँगी, अगर मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे हैं ना और आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, किसको मना करना है और किसको हाँ जी बोलना है, लोग आएंगे, अच्छे बुरे तो बहुत आएंगे, पर यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि वो आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ। ये बेस्ट थिंग है। ये खामखा का यहाँ पे एक मीडिया में बनाया हुआ है कि इंडस्ट्री में ऐसा होता है, क्योंकि बहुत सी बीच में जैसे लगातार बहुत से ऐसे केस आए थे जिसमें लड़कियों का और इंडस्ट्री का दिखा रहे थे। मी टू एंड ऑल। हाँ, मी टू एंड ऑल, ये सब। तो मुझे ऐसा लगता था यार ऐसा होता नहीं है, सब कुछ पूछ के किया जाता है, सब कुछ ऐसे बिना पूछे नहीं करता कोई आपके। ये बल्कि मुझे लगता है दिल्ली में ज़्यादा होता है, जॉब्स में ज़्यादा होता है, इन सब चीज़ों में ये सब ज़्यादा चीज़ें होती है कि कोई आपके साइड में आके बैठ जाता है, आपको मतलब कुछ भी ट्रीट कर लेता है या कुछ भी चीज़ें हो जाती है। पर इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है, वो आपसे बाकायदा पूछते हैं कि आर यू कंफर्टेबल, सो तो वो पूछा जाता है और आप नहीं है तो आप साफ मना कर दीजिए, आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। तो आपके हिसाब से आपको कहने का मतलब ये है कि लोग मतलब चीज़ें अपॉर्चुनिटी लेने के बाद लोगों के ऊपर ब्लेम डालते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा मुझे हुआ। तो ऐसा लगता है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो ऐसा है, क्योंकि मुझे आज तक कोई इंसान ऐसा नहीं मिला कि जिसने बोला हो कि नहीं, नो, मैं ऐसा नहीं मानूंगी। मतलब जहाँ डेस्पिरेशन होती है वहीं पे गलतियाँ होती हैं। यस। ओके, अच्छा, दो चीज़ें करेंगे। एक, हमें बताइए कि अब तक की आपकी लाइफ का बेस्ट मोमेंट क्या था और आपकी लाइफ का वर्स्ट मोमेंट क्या था? वर्स्ट तो बहुत सारी चीज़ें रही हैं। मुंबई में तो हर एक दिन जब आप स्ट्रगल करते हैं, स्पेशली आपको घर ढूंढने से लेकर, वहाँ शिफ्ट करने से लेकर, काम अगले दिन फिर ढूंढने से लेकर, मुझे लगता है कि मुंबई में स्ट्रगल लाइफ टाइम चलता रहता है। पर आपके जो स्टार्टिंग के कुछ 4-5 साल होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट है तो वो बहुत ही ज़्यादा है कि आपको कमाना है, आपको सीखना है, आपको करना है और आपको हर एक दिन एक नए काम की तलाश करनी है। तो मुझे लगता है कि ये तो हमेशा ही वर्स्ट और अच्छा रहेगा ही। जब मैंने मेन नेगेटिव रोल किया था, वो मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं बहुत खुश थी कि मैं अब हर दिन टीवी पे दिखने वाली हूँ। तो वो मेरी फैमिली सब बहुत खुश थे उस चीज़ से। और बस तो यार स्टार्टिंग में था, अभी कुछ नहीं है, अभी ठीक है। जैसे अब आपने इतना सारा काम किया और आपने बोला कि आप एक बहुत छोटी जगह से आती हैं, हिमाचल की, हाँ, तो अब आप जाती होंगी वहाँ पे तो आप स्टार होंगी। ऐसा कुछ नहीं है, घर की मुर्गी दाल बराबर। नहीं नहीं, जैसे ऐसा कुछ नहीं होता है वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग तो मुझे नॉर्मली ट्रीट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे उनके वो है ही नहीं, वो पैशन करने वाले ना, हाँ तुम काम कर रही हो, हाँ तुम ऐसा, थोड़ा बहुत खुश हो जाते हैं जब आते हैं, तब खुश हो जाते हैं। फैमिली प्राउड फील करती है, उनको अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए, हमारी पूरी परिवार को हमारे बच्चे कहाँ आगे लेकर चले गए। तो हाँ, खुश होते हैं। और रिलेटिव्स तो जलते ही है ना वो कहाँ खुश होते हैं। ये तो रिलेटिव्स के बारे में तुम क्या ही कह सकते हैं। कुछ ज़्यादा सच तो नहीं बोल रही हूँ मैं। नहीं, मैंने इसीलिए मैं यही चाहता हूँ जितना सच हो सके आप उतना ही बताएं, क्योंकि लोगों को भ्रम बहुत है इंडस्ट्री को लेकर ना। जैसे आपने बताया कि जब मैंने यहाँ पे आया तो मैंने सोचा कि मुझे ये भी आना चाहिए, मुझे वो भी आना चाहिए, मुझे वो भी आना चाहिए, पर जब हम घर पे होते हैं तो हमें लगता है कि बस जाना है और कर लेना राइट, है वही लगता तो है। एक गलतफहमी दूर होती बहुत है, गलतफहमी दूर होती है बहुत ज़्यादा, कि नहीं इससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि मैं हिमाचल से थी तो मेरे वर्ड्स के बहुत प्रॉब्लम थे। मैं श का प्रॉब्लम था, ज का प्रॉब्लम था, पता नहीं और भी 2-3 वर्ड थे, मेरे सर सिखाते सिखाते रह जाते थे, फिर कहते थे छोड़ो तुम रहने दो। तो वो सब प्रॉब्लम्स आती थी, और स्पेशली वर्ड्स की प्रॉब्लम, जो कि एक्टिंग में बहुत ज़रूरी है। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे शूट करने से पहले, जब आपने मुझे बताया कि आप एक शूट पे गई थी और वहाँ पे डायरेक्टर भी थे, वो क्या था, एक बार आप दोबारा बताएंगे हमारे लिए कैसा? मतलब जब हम एज एन एक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में ना जब तक आप एक अच्छे बड़े लेवल पे नहीं पहुँच जाते तब तक आपकी कोई इज्जत नहीं करता है, राइट। और जब आप एक लेवल पे आ जाते हैं, चीज़ें आए तो फिर लोग बोलते हैं इसमें तो बहुत एटीट्यूड है, ये चीज़ें हैं, तो वो वहाँ तक जो
एक लेवल पे पहुंचने तक का जो सफ़र होता है ना, वो इंसान को बिगाड़ देता है। बिगाड़ता नहीं है, लोग आपको बिगाड़ देते हैं। आपको, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, वो बहुत मेन लीड सीरियल कर चुकी है, तो लोग उसे ना बहुत ना एटीट्यूड वाला मानते थे, बहुत ही कि ये यार इसमें बहुत एटीट्यूड है, ये बहुत बदतमीजी से बात करती है, ये वैसी है। पर मेरा उसका सीन ऑलमोस्ट साथ में हुआ करते थे और हम साथ में ही थे। जब मैंने उसे पर्सनली जाना तो वो बिल्कुल भी वैसी नहीं थी, बहुत स्वीट। तो उसने मुझे एक बात बोली थी कि यार शिंकी, अगर इन लोगों को ऐसा ट्रीट ना किया जाए ना तो ये सर पे चढ़ के नाचेंगे। तो करना पड़ता है। तो फिर मुझे समझ में आया था यार ये सही बोल रही है, क्योंकि जितना आप स्वीटली ट्रीट करते हो ना, वो उतना ही आपसे ज्यादा काम कराएंगे, उतने ही ज्यादा आपको बोलेंगे आप गलत हो, उतना ही ज्यादा आपको बोलेंगे चलो फिर से रिटेक करते हैं, उतना ही ज्यादा। पर वही चीज अगर कोई अच्छा इंसान कर रहा होगा ना, ओ यार डन, ओके, क्या बात है, क्या किया है आपने, मतलब ये है भेदभाव। और जो आप जिस जिस जगह जो बात की बात कर रहे हैं, वो था थोड़ा सा वहाँ पे कुछ लोग थे जो ट्रीट करते हैं आपको ना, नहीं, मैं कि ये चाहता तो हूँ कोई भी आ गया। और मैंने वही यारी दोस्ती में कभी कभी हम काम कर लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी दोस्त इन्वॉल्व था तो मैंने काम किया। तो उनको उनको क्या पता कि ये यारी दोस्ती में आई है, उनको ये बात नहीं पता। तो वो आपको वही ट्रीट कर रहे हैं कि ये कम बजट में कोई लड़की आ गई है, तो उस तरीके से आपको ट्रीट कर रहे हैं कि भैया हमारा काम आप कर रहे हैं, आप हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम आपको अपने काम में लिया हुआ है। तो ये जो एटीट्यूड ये लोग रखते हैं ना, और आर्टिस्ट का मुझे लगता है आपको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जिस आप बीच में आप उनको तंग करते हैं ना, तो आपका ही शूट खराब हो रहा है, बिल्कुल। हमारा कुछ नहीं जा रहा है। आपका बन बना आपका पूरे दिन का जो आपने बजट बनाया वो आपका खराब हो रहा है, आर्टिस्ट का मूड खराब कर रहे हो, आप अपनी ही जेब खराब कर रहे हो मेरे ख्याल से। सीधा सीधा मैं यही बोलना चाहूँगी। और बदतमीजी आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने कभी किसी शूट में ना टेंट्रम दिखाया है, ना कभी बदतमीजी की है, पर वो एक शूट मैंने लिमिट क्रॉस कर दी। नहीं, मैं चाहता हूँ एक बार आप उसके बारे में प्लीज़ बताएं, वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कुछ नहीं था, शूट हो रहा था, लग्जरी शूट था किसी होटल का, और हम शूट कर रहे थे। तो सुबह से लेकर शाम हो गई है शूट करते करते, और डायरेक्टर और जो कैमरा में जो लड़का था वो दोनों ही टीनेजर थे। ओके। बहुत ही छोटे थे। और मतलब एक तो डायरेक्टर जो था मुझे लगता है 21-22 साल का होगा, और दूसरा कैमरा वाला फिर भी बहुत अच्छा था। तो डायरेक्टर तो बेचारा साइड ही हो गया था, उससे तो कोई पूछ ही नहीं रहा था। और जो डीओपी था या कौन था आई डोंट नो, वो डायरेक्टर बन चुका था। तो वही, अरे आप अच्छा मॉडल को बुलाओ, मॉडल आई, अभी आपका टेक नहीं लगा, फिर वापस जाओ, फिर बुलाया, फिर वापस जाओ, फिर बुलाया, फिर ये 6-7 बार हो चुका था, ठीक है। अब गुस्सा कि भाई अगर हुआ है तो ले लो, नहीं हुआ है तो साइड में उनको रख, बार बार आप बुला रहे हो, ठीक है वो चलेगा, दिस इज़ द नॉर्मल रूल, ऐसा होता है कि आप जाते हो और फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर आप बात कैसे कर रहे हो ये बहुत मायने रखता है। एक बार आप कोई सुन लेगा, 2 बार सुन लेगा, पर तीसरी बार चौथी बार कोई नहीं सुनने वाला है आपकी। फिर उसने बदतमीजी से चिल्ला के, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप निकलो यहाँ से, आपको बार बार बोला, आप फिर आ जाते हो। मैं मन में कह रही हूँ यार तुमने ही तो बुलाया, हमें कोई शौक नहीं है यहाँ बार बार आने का। ये हुआ एक बार, हो गया ठीक है। अब आग तो जल चुकी थी अंदर अंदर, अब तलब तो लग गई थी कि ये क्या हो रहा है। तो अगेन फिर बुलाया शूट, अब लग गया है, स्पा का सीन था, लेट गए हैं, ठीक है। अभी यहाँ से कोई लेडी बोल रही है स्पा वाली, यहाँ से डायरेक्टर बोल रहा है, यहाँ से डीओपी बोल रहा है, यहाँ से क्लाइंट बोल रहा है, यहाँ से कैमरा वाला अलग बोल रहा है, फोटोग्राफर अलग बोल रहा है। 6 लोग स्पा वाले उसमें आप लेटे हुए, 6 लोग आपको अलग अलग डायरेक्शन दे रहे हैं। और वो जो इरिटेटेड बंदा था जिसने मेरे साथ बदतमीजी की थी, सबसे तीखी और सबसे चुभने वाली आवाज़ जो वो मुझे परेशान कर रही थी, क्योंकि सच में वो इतना इरिटेट कर रहा था, इतना इरिटेट कर रहा था, और मेरे मन में बस एक ही क्वेश्चन आ रहा था, ये है कौन, मुझे ये बताओ ये है कौन। तो ये जैसे ही मेरे बार बार क्वेश्चन आया, मैंने उसको बोला सर आप ना मुझसे बात मत करो, क्योंकि ना मेरा आपसे ना थोड़ा सा मूड खराब हो रहा है, आप मुझसे बात मत करो। मुझे लगता है इतना इनफ होता है किसी को बोलने के लिए, और वो समझदार होगा तो वो परेशान नहीं करेगा। और मैंने बड़े प्यार से डायरेक्टर से भी मिली, मैंने कहा हेलो सर, मेरा नाम ये है और आप डायरेक्ट कर रहे हैं, तो मैं आपकी और कैमरा वाले की और फोटोग्राफर की सुनूंगी, आपके अलावा किसी की नहीं सुनूंगी। बहुत प्यार से मैंने ये बोला, ताकि मैंने सोचा प्यार से वार्निंग दे देती हूँ ताकि प्यार से शूट ख़त्म हो जाए। पर शायद उस बंदे को वो बात समझ नहीं आई। अगेन फिर बोला
ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ये टेक, ये ऐसे 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 कर लो, ऐसे कर, लाइक मैं जोर से चिल्लाई, अबे यार चुप हो जा, मतलब लाइक मुझे लिटरली इतनी जोर से चलाना पड़ा। और सब थोड़े, क्योंकि सब तो उसी को देखेंगे जो चिल्ला रहा है, उसको नहीं देखेंगे जो अपना काम कर रहा है। वो बल्कि अपना काम कर भी नहीं रहा था, वो डायरेक्टर का काम कर रहा था। तो पर उसको नहीं समझ में आया, फिर बोला, मैंने कहा तू चुप हो जा। मतलब मुझे लिटरली, मतलब ये तो बहुत नॉर्मल बात कर रही हूँ मैं, मेरा 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 ढक्कन ना उड़ चुका था। तो फिर बहुत बदतमीजी हुई थी। फिर मुझे लास्ट में मुझे खुद को सॉरी बोलना पड़ा ग्रुप में, क्योंकि सब बोल रहे थे कि उस लड़की ने बदतमीजी की। कोई पीछे नहीं जानता है कि क्या हुआ था एक्चुअल में, ठीक है, कौन कैसे किसको ट्रीट कर रहा था और क्यों ये लड़की भड़की, ये कोई नहीं देखेगा। तो कुछ नहीं है, फिर मैंने लास्ट में मैं ही हार मानी। मुझे ही बुरा लगा, क्योंकि मुझे लगा कि मैं ज़्यादा लाउड हो गई, मैं ज़्यादा चिल्ला ली, मैं तू पे आ गई, तो शायद मैं ही गलत हूँ। तो फिर लास्ट में मैंने वो मैसेज किया, और बल्कि कोई नहीं समझता, वो जिसके थ्रू मैं आई थी उसने भी मुझे नहीं समझा कि वो मेरे लिए स्टैंड ले कि खड़ा रहे कि आप हमारे मॉडल से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, या आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। क्योंकि वो जो मेन जो बीच में बंदा होता है उसका होना बहुत ज़रूरी है। वो आपकी साइड लेना उसका बहुत ज़रूरी है कि ये मेरी मॉडल है, ये मेरा मतलब मेरे थ्रू आई हैं और मैं नहीं चाहता कि इनको हर्ट हो, ये बोलना बहुत ज़रूरी है। वो अपने काम के लिए, अपने डर के लिए कि नेक्स्ट उसको काम नहीं मिलेगा, इस वजह से अगर वो झुक रहा है, तो मेरी नज़र में वो उस टाइम के लिए, अभी भी वो मेरा दोस्त है, पर हाँ उस टाइम के लिए मेरे लिए थोड़ा सा वो हो गया था कि नहीं, ये गलत है। हमारे लिए कौन स्टैंड लेगा? हमारे लिए कौन है? हमारे लिए कोई नहीं है। एक्टर्स के लिए बोलने के लिए कौन है? डू यू थिंक जैसे हॉलीवुड में एक मैनेजर कल्चर है कि अगर कोई भी एक्टर है उसके पास एक मैनेजर होना बहुत ज़रूरी है, बिना मैनेजर के वहाँ काम नहीं मिलता। डोंट यू थिंक ये बॉलीवुड में भी होना चाहिए या इंडिया में भी ये चीज़ें होनी चाहिए? होनी चाहिए, क्योंकि आप बोलोगे तो आप तो फंसोगे, क्योंकि आपको तो मान लिया जाएगा ये तो एक्टर ही बेकार है, इसमें टेंट्रम है, इसमें गुस्सा है, इसमें ये है। एटलीस्ट मैनेजर होगा, वो मैनेज कर सकता है चीज़ों को ना। आप कुछ बोल रहे हो, वो अपने तरीके से उन वहाँ तक बात रखेगा, या आपको कुछ परेशानी हुई है तो वो लड़ सकता है आपके लिए। तो मुझे लगता है कि होना चाहिए हर चीज़ के लिए। डू यू थिंक यहाँ पे लॉबी वाला गेम है? जैसे आजकल की एक लॉबी बन जाती है कि कुछ कास्टिंग वाले हैं जिनके अपने लोग हैं जिनको काम देते हैं। बहुत है। तो व्हाट डू यू थिंक, लाइक इसको हम कैसे बदल सकते हैं? आपका कुछ सजेशन या कुछ आइडिया? यार इतने लोग आते हैं यहाँ पे, सब अपने अपने सपने लेकर आए हैं। मैं ये नहीं बोलती कि किसी को भी उठा के स्टार बना दो, पर जो मेहनत कर रहा है, जो शॉर्ट लिस्टेड हुआ है, एक तो आप उसको शॉर्ट लिस्टेड कीजिए कि जो जेन्युइनली ऑडिशंस दे रहा है और जो डिज़र्व करता है, जिसने काम परफेक्ट करके आपको दिया है, ऑडिशन बना के दिया है, आप एटलीस्ट उसको आगे भेजो। चलो आगे आप भेज भी देते हो, पर आप क्या करते हो, आप 1-2 का आगे भेजते हो और 5-6 अपने वालों का आगे भेज देते हो, और अपने वालों को अपने तरीके से पट्टी पढ़ा देते हो कि ये ऐसे 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 ऑडिशन बना के भेज दियो, ठीक है, फिर तेरा हो जाएगा। अगर आपने जो उसको बोला है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये बना के भेजो, यही चीज़ आप बाकी लोगों को भी बोलो और वो भी शॉर्ट लिस्टेड हो, एंड देन उसके बाद वो निकल के आए। वो कितने ऑडिशन देते हैं हम दिन के, कम से कम हम एड्स के ही कम से कम 4-5 डेली के ऑडिशन देते हैं, डेली के आते हैं, बिल्कुल। पर उसमें से हफ्ते या 2 हफ्ते में एक ऑडिशन में हम सेलेक्ट होते हैं। अच्छा, हो रहे हैं आप 1-2 में? एक आध में हो जाते हैं, वो अभी यहाँ तक पहुंच गए हैं तो हो जाते हैं। वैल्यू अब आपको बात करने आ गई है लोगों से, आपको उनको ट्रीट करने आ गए, लोग आपको जान गए हैं। पर जो नए लोग हैं, अच्छे टैलेंटेड लोग भी हैं जो हो सकते हैं, पर उनको कौन पूछेगा? अभी तो नए आए हो बेटा, अभी लगे रहो तुम लाइन में। उनका एटीट्यूड मुझे लगता है यही होता है कि अभी तुम लगे, तुम्हें अभी पूछा नहीं जाएगा, अभी तुम 4-5 साल रुको, उसके बाद तुमको देखते हैं। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप किसी बहुत अच्छे रोल में सिलेक्ट भी हो गए, सब कुछ हो गया, डेट ब्लॉक्स हो गई, बजट ब्लॉक हो गए, एंड देन सडनली आपको कॉल आता है, अरे यार वी आर रियली सॉरी बट वी आर गोइंग विद दिस फेस बिकॉज ही इज़ नोन और शी इज़ नोन, और उनके इंस्टा पे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, उनकी ये सब चीज़ें बहुत हैं, तो शिंकी यार विल वर्क नेक्स्ट टाइम। बहुत बहुत बहुत। तो हाउ यू कोप अप विद दिस? ये तो आप बहुत छोटी बात बोल रहे हो। सीरियल मिल जाते हैं, मूवी मिल जाती है, शूट भी हो जाता है, उसके बाद भी कैंसिल होती है चीज़ें, उसके बाद भी आपके हाथ से
निकल जाता है काम। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल बात है, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो मैं तो हमेशा, अब जो जनरेशन आती है या मेरे जो नए आते हैं या मेरे दोस्त हैं या कुछ है, तो उनको बोलती हूँ बेटा जब तक आ ना जाए ना तब तक ना मुंह मत खोलो और चुपचाप बैठे रहो। मैं सीधा यही बोलती हूँ। अभी रिसेंटली ना मेरा एक फ्रेंड है, उसकी एक फ्रेंड है जो अनुपमा सीरियल कर रही थी। ओके आई डोंट नो हर नेम, अलीशा और समथिंग। ओके। अनुपमा आपको पता होगा, स्टार प्लस का या सोनी का सबसे बड़ा शो है वो। और अच्छा खासा वो कर रही थी, एंड देन सडनली सुबह उसको कॉल टाइम ही नहीं आया। शी आज किया मेरा कॉल टाइम कितने बजे का, कितने बजे आना चाहिए, कि नहीं यार आपको रिप्लेस कर दिया। क्यों? और उसको भी नहीं पता क्यों, तो ये तो गलत बात है है ना? एटलीस्ट आप उसको बताओ तो सही कि हुआ क्या है। एंड देन उसने बहुत सारी स्टोरीज भी डाली कि मैंने बहुत अच्छे से काम किया, मैंने बहुत अच्छे से चीज़ें करी हैं। एंड देन उसके बाद मेरे को रीज़न भी, एटलीस्ट आई डिजर्व अ रीज़न, कि मुझे इतना करने के बाद भी, और पब्लिक ने उसको बहुत सपोर्ट किया, बहुत माना, बहुत इज्जत दी उसके करेक्टर को। एंड देन सडनली सुबह उठ के सब गायब। एंड देन ना प्रोड्यूसर ने कुछ बताया, ना डायरेक्टर ने कुछ बताया, ना किसी ने कुछ बताया। एंड देन एवरीथिंग इज ओवर। ऐसा हुआ, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। मतलब बहुत ही गलत था ये। और ये अपने आप ही चलते हैं, अपनी मर्जी चलती है इनकी चैनल्स की, मुझे लगता है। और मूवीज़ में भी ऐसा होता है पर कम होता है मुझे लगता है। और एक और बहुत यहाँ आजकल चला हुआ है कि लिंक होंगे तो आपको काम मिलेगा। 8 साल हो गए मुझे यहाँ पे, मैं आज तक लिंक नहीं बना पाई। मैंने सब बना लिया पर लिंक नहीं हुआ, क्योंकि मैं एंटरटेन नहीं कर सकती लोगों को। शिंकी, मैं चाहूंगा कि आप बहुत जल्दी लिंक बना लें। नो, नहीं बनाने, मैं डायरेक्ट ऑडिशन के थ्रू काम करूंगी, वही बेटर है मेरे। अच्छा शिंकी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you. बस मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप हमारी ऑडियंस के लिए, जो आने वाले एक्टर्स हैं, जो एक्टर्स स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में यहाँ पे आके, जिन्होंने जो बहुत छोटी छोटी जगहों से या बहुत बड़ी जगहों से भी आ रहे हैं, उनके लिए अगर आप कुछ एक गाइडेंस या 2 शब्द कुछ भी जो उनको हेल्प कर सकें या मोटिवेट कर सकें, कुछ ऐसा। एक्टिव रहो। आज की जनरेशन, आज का दौर जो सोशल मीडिया के तौर पे चल रहा है उसको लेकर, और ऑडिशंस, प्रोडक्शंस, इन सब में एक्टिव रहो। आपको लग रहा है कि किसी से मिलके या किसी से कुछ करके आपको काम मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जब तक आपको नहीं आती है एक्टिंग, या जब तक आपका जो काम है वो आपको नहीं आएगा, तो कोई कितना भी बड़े लेवल का होगा वो आपको स्टार नहीं बना सकता। आपको सीखना ही पड़ेगा, आपको परफेक्ट होना ही पड़ेगा। अगर आप परफेक्ट होते हैं तो आप ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है, बोलते हैं ना लक इम्पॉर्टेंट है, लक इम्पॉर्टेंट है, पर मेरे लिए साइड में है लक, क्योंकि मेरा लक तो काम नहीं करता, मेरी मेहनत ही काम करती है। तो मुझे लगता है कि मेहनती और अच्छा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि भैया मेहनत करो, ऑडिशंस दो और प्रॉपर तरीके से दो, प्रॉपर सीढ़ी वाइज चढ़ो, आपको सब मिल जाएगा। थैंक यू सो मच शिंकी, आपके साथ बात करके मुझे बहुत मज़ा Thank आया, you, बहुत एंटरटेन thank हुए। you. और मैं कोशिश करता हूँ हमारे ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया होगा। तो थैंक यू सो मच शिंकी, एंड गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड। वाओ, सी यू।